चैप्टर था आपका सिंथेटिक डाई। ठीक है, अब डाई जो है, डाई वर्ड आपने सुना होगा। डाई वर्ड का मतलब होता है कि जब हम किसी भी फाइबर को या किसी भी चीज को रंग करने के लिए जिस भी कंपाउंड का हम यूज करते हैं उनको हम डाई बोलते हैं। ठीक, अब मान लिया अगर मैं कहने लगूं कि मैं किसी प्लास्टिक के सरफेस को मैं कलर कर दिया तो वो डाई हो जाएगा, तो मान लिया ऐसा नहीं होगा। तो डाई किसी भी चीज के किसी भी कंपाउंड के डाई होने के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं, यानी कि अगर वो उन कंडीशन को फुलफिल करेगा तभी उसको हम डाई कहते हैं। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूं कि हमने एक शर्ट ली या एक ट्राउजर लिया और हमें उस ट्राउजर में जो उसका कलर होगा वो कलर चेंज करवाना है, तो क्या होगा, हम उसको डाई कराएंगे। मतलब उसको हम किसी भी जो डाई करते हैं उनसे हम कहेंगे कि इसको इसका कलर चेंज कर दो। तो वो कलर जब उसको चेंज करेगा तो चेंज करने में उसमें क्या कंडीशन होनी चाहिए कि वो जो कलर उसके अंदर उसने नया कलर ऐड करा है वो उसके अंदर स्टेबल होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि उसने एक बार भिगो दिया, आपने कोई चीज ब्लैक करा ली, एक बार उसने भिगो दिया उसको डाई में, तो वो ब्लैक तो होगी बट जैसे आपने उसको धोया वो ब्लैक कलर गायब हो गया। तो इस टाइप के जो कंपाउंड होगा उनको हम डाई नहीं कहेंगे। ठीक है, तो डाई कहने के लिए सबसे पहली बात तो क्या होना चाहिए कि उस कंपाउंड के पास एक सूटेबल कलर होना चाहिए। मतलब आप किसी भी कंपाउंड को डाई कब कहोगे, जब उसके पास तीन चीजें होंगी। पहला, सूटेबल कलर होना चाहिए, मतलब कलर कोई फिक्स होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई भी आपने मिक्स कर दिया ऐसे ही, कहीं पे लाल कहीं पे पीला, ऐसा नहीं होना चाहिए, एक यूनिफॉर्म कलर। ठीक है, दूसरा, वो फैब्रिक के साथ मतलब फिक्स होना चाहिए। जो कंपाउंड था, कंपाउंड जो है वो कैपेबल होना चाहिए, कैपेबल ऑफ फिक्सिंग इटसेल्फ विद फैब्रिक। ठीक है, और थर्ड, फास्ट टू लाइट, फास्ट टू लाइट एंड रेजिस्टेंट टू एक्शन ऑफ वाटर। मतलब उसके अंदर ये तीन कंडीशन होनी चाहिए। पहली चीज, कोई भी कलरिंग कंपाउंड, देखो भाई, एक तो होता है कलर और एक होता है डाई। मतलब जैसे आपने आर्ट कोई भी पेंटिंग कर रहे हो, तो क्या पेंटिंग के जो कलर है उनको हम एज अ डाई यूज कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि डाई का अलग नेचर होगा, कलर का अलग नेचर होता है। कलर तो ये है किसी भी चीज पे चिपकाया जाए उसे हटा दो तो वो कलर दे देगा। ठीक, बट डाई जो है, डाई हम उन कलरिंग कंपाउंड्स को कहेंगे जिनके अंदर एक सूटेबल कलर होगा। दूसरा, वो किसी भी फैब्रिक के साथ जिसके साथ भी हम उसको रिएक्ट करा रहे हैं उसके साथ वो स्टेबल होना चाहिए, कैपेबल होना चाहिए फिक्स होने के लिए। मतलब अगर हम उसको किसी के साथ ऐड करते हैं तो वो वहां पे फिक्स हो जाना चाहिए, ऐसा नहीं कि वो थोड़ी देर के लिए फिक्स हो गया फिर थोड़ी देर बाद हट गया। ठीक, दूसरा, फास्ट टू लाइट, मतलब कि वो जो है लाइट में चमकना चाहिए। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि हमारे कलर तो करते पता नहीं लग रहा कलर कौन सा हुआ है, कलर चमकना चाहिए। और दूसरा, मतलब इसी में तीसरे में ही, एंड रेजिस्टेंट टू एक्शन ऑफ वाटर, मतलब वो जो डाई है वो पानी का जो एक्शन होता है, मतलब अगर पानी में से हमने दोबारा से धोया या उसको हमने मान लिया धूप में सुखा दिया तो वो कलर जो है वो उड़ना नहीं चाहिए। ठीक है ना, तो ये तीन कंडीशन है किसी भी कलरिंग मटेरियल के डाई होने के लिए। तो कोई भी कलरिंग मटेरियल डाई तभी होगा जब उसके पास एक सूटेबल कलर होगा, जब वो फैब्रिक के साथ खुद को फिक्स कर सकता हो, और तीसरा, जब वो पानी से अपने आप को बचा सकता हो। ठीक है, अब इसके मैं आपको एग्जांपल बताऊं। जैसे एक होता है आपका पिक्रिक एसिड, पिक्रिक एसिड होता है आपका ट्राइनाइट्रोफिनोल। ठीक है, तो ये तो पिक्रिक एसिड है। पिक्रिक एसिड जो है वो एक डाई की तरह काम करता है, बट जो ये होता है, देखो इसको बोलते हैं हम TNP, ट्राई नाइट्रोफिनोल, और इसको बोलते हैं हम TNT, ये होता है ट्राई नाइट्रोटोलुइन। ठीक है ना, तो ये क्या है,
ये तो क्या हो जाएगा, ये तो डाई की तरह काम करता है, बट ये जो है डाई की तरह काम नॉट अ डाई। जो टीएनटी होगा, ये तो हमने अपना अगर ध्यान दिया हो, टीएनटी, टीएनटी जो है एक्सप्लोजिव के, एक्सप्लोजन के लिए यूज करते हैं, इसे एक एक्सप्लोजिव कंपाउंड है, पता है, बम बम बनाने में यूज करते हैं इसका। यस सर। ठीक है, तो यहाँ से आप एक बात ध्यान रखेंगे, एवरी डाई इज अ कलरिंग मटेरियल बट एवरी कलर कंपाउंड इज नॉट अ डाई। हर एक रंगीन यौगिक डाई नहीं होगा, बट हर एक डाई एक रंगीन यौगिक होगा। बात समझ में आ रही है लाइन? लिखवा दो इस लाइन को। तो लिख ले, समझ में नहीं आया तुझे, लिख लो तो। ध्यान All dye are colored substance. All dyes are colored substance, but all colored substance are not a dye. आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा डाई क्या है। ठीक है, अब इस चैप्टर के अंदर कुछ चीजें बता रखी हैं, क्रोमोफोर क्या थे, ऑक्सोक्रोम्स क्या थे, ये आपको पता है ना, क्रोमोफोर ऑक्सोक्रोम तो, हाँ जी। क्रोमोफोर्स, क्रोमोफोर्स क्या होते थे, वे फंक्शनल ग्रुप जिनकी वजह से कोई भी कंपाउंड कलर शो करता था। ठीक है ना, फॉर एग्जांपल जितने भी डबल बॉन्ड वाले हैं, NO2, C डबल बॉन्ड C, CO, ठीक है ना, समझ लेना। दूसरा ऑक्सोक्रोम, ठीक, ऑक्सोक्रोम क्या होंगे, जो कलर की इंटेंसिटी को अफेक्ट करते हैं और खुद का कोई कलर शो नहीं करते। ठीक है, इसमें सब सिंगल बॉन्ड वाले होंगे जिनके पास लोन पेयर होते हैं, ये सब। ठीक है जी, अरे समझे? ठीक है। इसके बाद आपने एक चीज पढ़ी होगी कि जब ऑक्सोक्रोम कलर की इंटेंसिटी को अफेक्ट करते थे तो उसके अंदर आपने पढ़ा होगा कि जो स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर लैम्डा की वैल्यू जब चेंज होती थी तो हम उसको बोलते थे शिफ्ट्स। तो शिफ्ट में आपने पढ़ा होगा बैथोक्रोमिक शिफ्ट और हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट, पढ़ा है, बैथोक्रोमिक शिफ्ट और हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। ठीक है ना, बैथोक्रोमिक शिफ्ट कलर की इंटेंसिटी बढ़ेगी, ठीक, और हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट उसे बोलते थे हम, देखो जी, बैथो, इसको ऐसे याद रखो बस, उसकी जरूरत नहीं है। अगर लैम्डा की वैल्यू बढ़ रही है तो वो हो जाएगी बैथोक्रोमिक शिफ्ट, ठीक है, और अगर लैम्डा की वैल्यू घट रही है इस तरफ को तो वो हो जाएगी हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। और अगर कलर की इंटेंसिटी बढ़ती है तो वो होती थी हाइपरक्रोमिक शिफ्ट, और अगर इंटेंसिटी घटती है तो वो हो जाएगी हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। समझ में आ गई बात? चारों चीज याद रखना है जो शिफ्ट थी। हालांकि इससे पता नहीं सवाल एक अंदर पूछ सकता है बस, वरना तो आपने बीएससी सेकेंडरी में पढ़ा था स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर, क्रोमोफोर, ऑक्सोक्रोम और शिफ्ट। ये यहाँ पे इसलिए दिया हुआ है क्योंकि ये कलर से रिलेटेड है, बस इसीलिए दिया हुआ है, बाकी इसका कोई कारण नहीं है। ठीक है, हाँ जी, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं, ये तो डाई था, अब हमें पढ़ना है डाई का क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ डाई।
क्लासिफिकेशन ऑफ डाई। जो डाई का क्लासिफिकेशन होता है ना, वो हम दो तरह से कर सकते हैं। एक तो जो उनका केमिकल कंपोजिशन होता है, दो टाइप से करते हैं। पहला, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन। केमिकल कंपोजिशन का मतलब है उनके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होंगे उनके बेसिस पे, ठीक है। और दूसरा, ऑन द बेसिस ऑफ मेथड ऑफ एप्लीकेशन, मेथड ऑफ एप्लीकेशन। इसका मतलब ये होता है कि आप किस डाई को किस तरह से यूज करेंगे, किस तरह से उसका एप्लीकेशन होता है, उस बेसिस पे क्लासिफिकेशन करना है। तो मेनली यहाँ पे दो टाइप के क्लासिफिकेशन थे। अब एक बार तो पेपर में ये सवाल पूछ लिया कि जो केमिकल कंपोजिशन है या जो केमिकल क्लासिफिकेशन है, केमिकल क्लासिफिकेशन के बेसिस पे डाई कितने टाइप की होती है, तो वो होते 11 टाइप की। ये बात ध्यान रखेंगे आप। और दूसरी बार ये सवाल पूछ लिया कि जो उसके मेथड ऑफ एप्लीकेशन है, मेथड ऑफ एप्लीकेशन के बेसिस पर डाई कितने टाइप की होती है, 7 टाइप की। ठीक है। तो हमें जो है, हमें इन दोनों के बारे में पढ़ना है बस थोड़ा थोड़ा, और कुछ डाई के बारे में पढ़ना है, बाकी इसमें और कुछ है नहीं। तो सबसे पहला हम पढ़ेंगे केमिकल क्लासिफिकेशन। पहला हम पढ़ेंगे केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ डाई। तो केमिकल क्लासिफिकेशन में क्या होता है, मतलब डाई के अंदर कितने टाइप के फंक्शनल ग्रुप हो सकते हैं उनके बेसिस पे। तो इसमें सबसे पहला है नाइट्रो डाई। ठीक है जी। अब नाइट्रो डाई का मतलब क्या होगा, जिनके अंदर नाइट्रो ग्रुप होंगे, समझ गए, जिनके अंदर नाइट्रो ग्रुप होंगे। फॉर एग्जांपल पिक्रिक एसिड, अभी पढ़ा था आपने, अभी बताया था मैंने आपको पीछे, पिक्रिक एसिड। तो आपको इनके एग्जांपल्स याद रखने हैं, पेपर में पूछता है कि पिक्रिक एसिड जो है वो किस टाइप का डाई है, नाइट्रो डाई है कि कौन सा डाई है। ठीक है। तो एक तो हो जाएगा पिक्रिक एसिड एग्जांपल इसका, और एक हो जाएगा इसका मोरियस येलो, MARTI, मोरियस येलो। ठीक है, दो एग्जांपल हो गए। दूसरा नाइट्रोसो डाई, नाइट्रोसो डाई। नाइट्रोसो कौन सा ग्रुप होता है, NO ग्रुप। ये कौन सा होता था, NO2। इसके एग्जांपल कौन से हो जाएंगे, फास्ट ग्रीन O, और दूसरा हो जाएगा नेफ्थोल ग्रीन B। ये एग्जांपल्स ध्यान रखने हैं बस। थर्ड हो जाएगा एजो डाई, ये सबसे इंपॉर्टेंट डाई था, ये आपने पढ़ाई होगा। एजो डाई, एजो ग्रुप कौन सा होता था, N डबल बॉन्ड N। ठीक है ना। और इसका एग्जांपल कौन से हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है जी। ये जो एजो डाई है, इसके एग्जांपल कौन कौन से हैं, मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज और कोंगो रेड। ठीक है। फोर्थ, ये थर्ड हो गया। फोर्थ हो जाएगा डाई फिनाइल मीथेन डाई, डाई फिनाइल मीथेन डाई। इसके एग्जांपल हो जाएंगे आपके ओरामीन ओ, ओरामीन ओ है तो बहुत सारे, बट मैं जो इंपॉर्टेंट है उनके बारे में बताऊंगा। पांचवा ट्राई फिनाइल मीथेन डाई, ट्राई फिनाइल डाई, ट्राई फिनाइल मीथेन डाई। देखो जैसे ट्राई फिनाइल मीथेन डाई कह रहा है ये, तो इसमें क्या होगा,
एक तो होगा CH यहाँ पे, और इसके पास 3 होंगे बेंजीन रिंग, ऊपर वाले के पास 2 होंगे, यानी कि जो इस टाइप का ग्रुप होगा, ठीक है ना, जिनके अंदर ये ग्रुप होगा उसको हम बोलते हैं ट्राइफिनाइल मीथेन डाई। ठीक, इसके एग्जांपल हो जाएंगे आपके पास, ये भी इंपॉर्टेंट है, सब बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। इसका एग्जांपल है मेलाकाइट ग्रीन, मेलाकाइट ग्रीन। ठीक, दूसरा हो जाएगा पैरा रोजेनिलीन, पैरा रोजेनिलीन। इनकी स्ट्रक्चर की बात बाद में करेंगे, क्योंकि ये तो मैं आपको टाइप्स बता रहा हूं, इसके कौन कौन से एग्जांपल हैं, जो इंपॉर्टेंट डाई होंगे उन्हीं की बात करेंगे केवल हम बाद में। ठीक है, 6 जैंथी, माइक किसको, जैंथीन डाई। जैंथीन डाई के एग्जांपल होंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है, फ्लोरोसीन, फ्लोरोसीन। ठीक है, फ्लोरोसीन, या एक और एग्जांपल है इसका इओसिन। तो इओसिन और फ्लोरोसिन, इनके अंदर कौन सा ग्रुप होता है, जैंथीन ग्रुप, जैंथीन डाई होते हैं। 7th थैलीन डाई, थैलीन डाई। थैलीन डाई के एग्जांपल हो जाएंगे आपके पास फिनोफ्थलीन, सुना होगा आपने नाम ये, फिनोफ्थलीन। अगर कोई डाउट लगे इसमें तो बुक से लिख लेना इसको करेक्ट करके। इसके बाद है डाइफिनाइल एमीन डाई, 8th डाई फिनाइल एमीन डाई। ठीक है, इसका एग्जांपल हो जाएगा इंडोफिनोल ब्लू, इंडोफिनोल ब्लू। 9th हो जाएगा हेट्रोसाइक्लिक डाई, जिनके अंदर हेट्रोसाइक्लिक रिंग होती है, हेट्रोसाइक्लिक डाई। आपने पढ़ा था ना हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, लाइक इंडोल, थायोफीन, पायरोल, है ना, वो सब जिनके अंदर होगा। तो इसके एग्जांपल्स हो जाएंगे आपके पास क्विनोलिन, क्विनोलिन खुद एक डाई है। ठीक, मिथाइलिन ब्लू, मिथाइलिन ब्लू। ठीक, 10th हो जाएगा इंडिगोइड डाई, ये भी इंपॉर्टेंट है, इंडिगोइड डाई। इंडिगोइड डाई में इसका सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल होता है इंडिगो, इंडिगो एक डाई है। ठीक है, और 11th और लास्ट एंथ्राक्विनोन डाई, एंथ्राक्विनोन डाई। अभी मैंने आपको इनके सबके, इसका एग्जांपल हो जाएगा एलिजेरिन, एलिजेरिन, इंडिगो और ये इंपॉर्टेंट डाई है दोनों। अब मैंने आपको इनका जो है केमिकल क्लासिफिकेशन के बेसिस पर सारे डाई बता दिए कितने टाइप के थे, और उन सबके एग्जांपल्स बता दिए। ठीक है, अब इसी तरह से मैं आपको बताऊंगा जो हमने मेथड, मेथड टू एप्लीकेशन, जो हमने इनके एप्लीकेशन बेस्ड क्लासिफिकेशन, एप्लीकेशन बेस्ड क्लासिफिकेशन, इसमें क्या करेंगे हम, किस तरह से उनका एप्लीकेशन होता है, मतलब किस तरह से वो काम करती हैं। उसमें सबसे पहला है जी एसिडिक डाई, एसिडिक डाई। आपको पता होना चाहिए कौन कौन से डाई एसिडिक हैं, जिनके अंदर एसिडिक ग्रुप होंगे। दूसरा बेसिक डाई, ठीक है, बेसिक डाई कौन कौन सी हैं। ठीक, तीसरा डायरेक्ट डाई, डायरेक्ट डाई से मतलब ये है कि वे डाई जिनको हम डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, उनको हम डायरेक्ट डाई बोलते हैं। मतलब जैसे कि मोरियस येलो, इसका एग्जांपल है मॉरियस येलो। अब जैसे एक वर्ड आया मोरियस येलो, हमने अभी क्लासिफिकेशन किया था, तो मोरियस येलो इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप था, किस टाइप का डाई था ये,
मतलब कौन सा पंच ग्रुप वाला डाई था? नाइट्रो। नाइट्रो। ठीक है ना, ये चीज समझने की है बस। एक होता है मोर्डेंट डाई। मोर्डेंट डाई, मोर्डेंट डाई होता है, इनके लिए जो है मतलब ये डायरेक्ट, अगर हम किसी कपड़े को हमें डाई करना है तो इनको हम डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते। इनके लिए है ना, हमें एक जैसे होता है ना मीडिएटर, उसको हम बोलते हैं मोर्डेंट। तो इनके लिए हमें एक मोर्डेंट की जरूरत पड़ती है जो कि इनको डाई करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो इस टाइप की डाई कौन सी है? एलिजेरिन। इसका एग्जांपल कौन सा हो जाएगा? एलिजेरिन। पांचवा डेवलप्ड डाई। डेवलप्ड डाई उनको बोलते हैं हम जो कि मतलब क्या कहेंगे इसको हम, मतलब डेवलप्ड डाई का मतलब ये होता है जैसे कि कोई किसी डाई को हम मतलब जिस कपड़े को, जिस फाइबर को हमें डाई करना हो ना, उसी के साथ हम उसको प्रोड्यूस करते हैं, उसी के ऊपर हम उसको प्रोड्यूस करते हैं, उनको हम बोलते हैं डेवलप्ड डाई। मतलब मान लिया हमें किसी कपड़े को डाई करना है, तो हम उस कपड़े के डायरेक्ट ऊपर ही उस डाई का फॉर्मेशन करें, उस डाई को प्रिपेयर करें। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं डेवलप्ड डाई। सिक्स्थ, सिक्स्थ हो जाएगा जी, एक सेकेंड, उसका कोई एग्जांपल ना? एग्जाम्पल इसके जिसमें दिया हुआ नहीं एग्जाम्पल, वैसे इसमें हम डेवलप्ड डाई में हम एजो डाई को यूज करते हैं, एजो डाई। ठीक, इसमें सिक्स हो जाएगा वेट डाई। वेट डाई जो होते हैं, वेट डाई इनको हम जो है मतलब ये वाटर में इनसोल्युबल होते हैं, वाटर में डिजोल्व ही नहीं होते, तो इनको हम सूखे में ही डाई कर लेते हैं इनसे हम। ठीक, तो जो वेट डाई होंगे इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपका इंडिगो। और सेवंथ हो जाएगा डिस्पर्स डाई। डिस्पर्स डाई, ये भी क्या होते हैं? ये भी इंसोल्युबल होते हैं, मतलब ये जो होते हैं डिस्पर्स डाई, ये भी इंसोल्युबल होते हैं। और इनको जो हम कैसा यूज करते हैं, जैसे हम पानी में साबुन घोल लेते हैं ना, आपने अगर कभी कोई वीडियो देखी हो, तो जैसे हमने पानी में साबुन घोल ली और उसमें हमने क्या करा, जो उसके मतलब उसमें जब वो डिजोल्व हो जाएगा तो उसमें हम उसको मतलब क्या बोलते हैं, मतलब जिस भी फाइबर को हमें डाई करनी हो उसको उसके अंदर डाल के हम उसको यूज कर लेते हैं, मतलब एक तरह से उसको हम एक सरफेस पे फैला देते हैं। डिस्पर्स का मतलब होता है फैला देना। तो ये जो कुछ डाई ऐसी होंगी जिनको हम उसके सरफेस पे फैला देंगे और उसकी हेल्प से हम उस कपड़े को डाई करते हैं, मतलब उस फाइबर को डाई करते हैं, मतलब फैला कर डाई करना एक तरह से। एक तो होता है डिजोल्व करना, सुनना ध्यान से देखो, डिजोल्व करने का मतलब तो ये होता है कि पानी के अंदर कंप्लीटली वो डिजोल्व हो गया। ठीक, जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि अगर आपने पानी के ऊपर तेल डाल दिया तो क्या होगा, वो उसके ऊपर ऊपर फैल जाएगा ना, सरफेस सरफेस पे। हाँ जी, जी सर। है ना। तो ऐसे ही ये जो डाई है, इस डाई को हम डिस्पर्स करते हैं, मतलब कि ये वाटर के अंदर डिजोल्व नहीं होता, वाटर इनसोल्यूबल रहेगा, बट जब इसको हम किसी सरफेस पर डिस्पर्स करते हैं, फैला देते हैं, तो फिर उसके बाद ये डाई होता है। तो इस टाइप से डाई होती है, उनको हम बोलते हैं डिस्पर्स डाई। अब एक काम करना, अगर आपको इन चीजों को थोड़ा डिटेल में देखना है ना, तो बस एक काम कर लेना, जैसे डिस्पर्स डाई है, इसको आप एक बार मतलब यूट्यूब पर डाल के देख लेना, डिस्पर्स डाई मतलब उसमें क्या होगा, इसके जो मॉडल्स हैं उनकी हेल्प से दे रखा होगा। वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं आपको एक चीज बता दूं, एक तो वेट डाई याद रख लो, एक मॉडर्न डाई याद रख लो, और एक डायरेक्ट डाई याद रख लो। ये तीन याद रख लो, इनसे क्वेश्चन आ जाएगा बस, इनके अलावा कुछ बात ही नहीं होने की। ठीक है, उतना डिटेल में जाने की आपको जरूरत पड़ने की ही नहीं। ठीक, ये काम तो मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद जो काम आपके करने का है वो आपको करना है। अब इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट कितने से लेंगे? क्या, कुछ ना। बहुत हो गया, हाँ तो ये खत्म ही हो गया ना, आज इसकी जय श्री राम कर दिया हमने। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डाई हैं, वो आपको खुद से पढ़नी है एक बार। हालांकि उनसे क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन मैं बताऊंगा किस तरह का आएगा, जितना मैंने आपको टाइप्स पढ़ाए हैं इन्हीं से क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन आएगा, इसके अलावा ज्यादा क्वेश्चन आते नहीं है। इसमें मिथाइल ऑरेंज आपको पढ़ना है,
मिथाइल ऑरेंज, ठीक। दूसरा कोंगो रेड पढ़ना है, ठीक है ना। तीसरा मेलाकाइट ग्रीन पढ़ना है। मेलाकाइट ग्रीन पढ़ना है। इसके अलावा मतलब इनकी स्ट्रक्चर वगैरह देख लेना। एक था जी मैजेंटा, मैजेंटा। इसके बाद है फिनोफ्थलीन, फिनोफ्थलीन। और एक इसमें हो जाएगा फ्लोरोसीन, फ्लोरोसीन हो गया। एक हो गया जी एलिजेरिन, और इंडिगो, ठीक है। ये जो डाई हैं ये कितने हो गए आपके? 1 2 3 4 5 8 6 7 8। आवाज आ रही मेरी? ये जो है ये 8 हो गई डाई। अब इसमें आपको क्या करना है, जैसे मिथाइल ऑरेंज है, आपको पता होना चाहिए, मतलब इनको फोकस कर लो बस। ये इसका जो है ग्रुप कौन सा है, किस क्लास का है ये, और इसका नेचर कैसा है, बस इनको पढ़ लेना। बाकी इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। ज्यादा करो इनकी स्ट्रक्चर और देख लेना, मिथाइल ऑरेंज की स्ट्रक्चर क्या होगी, कोंगो रेड की स्ट्रक्चर क्या होगी, बस इनके बारे में इनकी स्ट्रक्चर वगैरह बनाकर लिख लेना बस, और कुछ नहीं करना। कर सकते हो इस काम को? हाँ जी, हाँ सर। ठीक है। मतलब वो मैं भी बना के दिखा दूंगा, बट वो बना के दिखाने बुक में लिखा हुआ है सब कुछ। तो आपको इनकी स्ट्रक्चर बना लेना है, क्योंकि अगर पेपर थोड़ा टफ आता है तो स्ट्रक्चर से क्वेश्चन आ सकता है बस। वरना तो अगर पेपर आसान आएगा तो केवल इतना ही पूछता है कि कौन सा डाई किस क्लास का है, किस कैटेगरी का है, बस उसके अलावा नहीं आएगा कोई भी क्वेश्चन। ये चैप्टर आपका कंप्लीट।